हाय दोस्तों, मैं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं दोबारा हाईवे की सीरीज़ पर। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम सभी ने पढ़ा कि रोड का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हाईवे इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोड पैटर्न्स, कि किन किन पैटर्न से रोड बनाए जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था पिछले लेक्चर में कि जो नागपुर रोड प्लान था उसमें जो रोड पैटर्न यूज़ किया गया वो था स्टार एंड ग्रिड। जो बॉम्बे रोड प्लान था उसमें जो रोड पैटर्न यूज़ किया गया वो कोई भी नहीं यूज़ किया गया। और जो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान था जो कि लखनऊ रोड प्लान था उसमें रोड पैटर्न यूज़ किया गया स्क्वायर एंड ग्रिड। आज इन्हीं रोड पैटर्न्स के बारे में बड़ी डिटेल में बड़े अच्छे तरीके से पूरा डायग्रामेटिकली हम समझेंगे। पहला रोड पैटर्न है रेक्टेंगुलर और ब्लॉक रोड पैटर्न। ये जो रोड पैटर्न है सबसे पहले ये समझ लेना ये कहाँ यूज़ किया गया। ये यूज़ किया गया चंडीगढ़ में बाय एक फ्रेंच आर्किटेक्चर, जो एक फ्रेंच आर्किटेक्ट था ली कोर्ब्यूसियर ने। इसने पहली बार चंडीगढ़ में ऐसे रोड पैटर्न को यूज़ किया। अब आइए समझते हैं ये रोड पैटर्न है क्या। इसमें पूरी सिटी को ना एक रेक्टेंगल के रूप में डिज़ाइन किया गया। जो हमारे सेंट्रल बिजनेस एरिया है ना, जो जो मेन मार्केट थी, उसको बीच में सेंटर में रेक्टेंगुलर शेप में बनाया गया सीबीए को। उसके आसपास उसके आसपास बिल्टअप एरियाज बनाए गए। बिल्टअप एरियाज क्या थे? इसमें लोग रहा करते थे, है ना। ये ऐसा बनाया गया कि इसके अराउंड बना दिया गया। अब लोग सवाल पूछते हैं कि भाई साहब सेंट्रल बिजनेस एरिया को सेंटर में क्यों बनाया गया, यहाँ कहीं क्यों नहीं बनाया गया। देखिए, अगर यहाँ बना देते तो ये जो बिल्टअप एरियाज थे यहाँ से लोगों को आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। तो इसमें एक कमी थी, इसमें ट्रैफिक काफ़ी पड़ जाती थी, इसके कारण ये इतना अच्छा मेरे हिसाब से तो नहीं है। सेकंड फिर आया रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। इसमें सेंट्रल बिजनेस एरिया को सेंटर में बना दिया गया। रेडियल रोड्स बना दिए गए। ये रेडियल रोड्स हैं, रेडियल की तरीके से बाहर आ रहे हैं। और रेडियल रोड्स के बीच में बिल्टअप एरियाज बना दिए गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो थर्ड थर्ड वो पैटर्न है उसका नाम है रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। ये कहाँ यूज़ किया गया? ये यूज़ किया गया कनॉट प्लेस में, दिल्ली में। इसमें सेंट्रल बिजनेस एरिया ऐसे बना दिया गया, बीच में रिंग रेडियल रोड्स बना दिए गए और कुछ ऐसे ये ऐसे पैलोग्राम से रिंग रोड बना दिए गए जिसमें बिल्टअप एरियाज बनाए गए। आगे जो मेरा लास्ट है वो है रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। इसमें क्या था, जो मेन फोकल पॉइंट, जो मेन सेंट्रल बिजनेस एरिया उसको सेंटर में बनाया गया, रेडियल रोड्स बना दिए गए और उनको आपस में कैसे कनेक्ट कर दिया गया? ग्रिड से। ये कहाँ यूज़ किया गया? ये यूज़ किया गया नागपुर रोड प्लान में। आगे और भी काफ़ी रोड प्लान्स होते हैं, जैसे हेक्सागोनल हो गया। तो मीन्स अलग अलग सिटी के हिसाब से अलग अलग इंजीनियर्स अलग अलग रोड पैटर्न्स डिज़ाइन करते हैं, वो अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। आगे जो मैं टॉपिक आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे लोकेशन। देखिए मेरे दोस्तों, जब कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है, कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है ना, कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है, वो तो उस बिल्डिंग में क्या होता है, उस बिल्डिंग में सबसे पहले सर्वे होती है कि हाँ उस लैंड की मिट्टी कैसी है, उस लैंड की बाउंड्रीज कौन सी है, उस लैंड में कंस्ट्रक्शन करना अच्छा होगा या नहीं होगा, क्या ये मुनासिब होगा। तो आइए, रोड बनाने से पहले भी ना एक स्टडी की जाती है, एक सर्वे की जाती है। आज उसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ आप सभी के सामने। तो इस जो इंजीनियरिंग सर्वे होती है ना हाईवे के लिए, इसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप की बात करूंगा जिसको मैप स्टडी कहता हूँ। देखिए, हमारे पास मैप बने हुए होते हैं अलग अलग एरियाज के, उनको ले आते हैं कि हमें लगता है कि यार जिन जिन जगहों में से मैं रोड को निकाल सकता हूँ, जिन जिन जगहों में से रोड को निकाल सकता हूँ, उन सभी की मैप ले आता हूँ और चारों को मैं सभी भी ऑल्टरनेट रूट्स के मैप्स को मैं स्टडी करता हूँ कि क्या ये रूट अच्छा हो सकता है। अब मैप स्टडी में मैं अलाइनमेंट भी देखता हूँ कि क्या अगर मैं रोड यहाँ से बनाऊँ तो क्या कोई बीच में वैली तो नहीं आ रही, कोई पॉन्ड तो नहीं आ रहा, कोई लेक तो नहीं आ रहा। तो पॉसिबिलिटी ये भी देखता हूँ कि कोई माउंटेन पास तो नहीं है। फिर आखिर में देखता हूँ कि अगर कोई वैली आ रही है, कोई पॉन्ड आ रहा है, कोई लेक आ रहा है, कोई माउंटेन आ रहा है, तो मैं क्या ब्रिज बना पाऊंगा, ब्रिज के लिए लोकेशन अप्रोप्रिएट है। तो ये चीज़ें मैप स्टडी में होती हैं। सेकंड पार्ट आता है, सेकंड स्टेप आता है रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस में पहले मैंने मैप स्टडी कर लिया। अब रिकॉनेसेंस में क्या होता है, मैं फील्ड में जाता हूँ, उन सभी रूट्स की फील्ड में जाता हूँ, फील्ड में जाकर देखता हूँ कि जो मैप में दिखाया गया क्या फील्ड में वो था। कभी कभार क्या होता है, फील्ड में कुछ वैलीज होती हैं, कुछ पॉन्ड्स होते हैं, कुछ मार्शी दलदली एरियाज होते हैं जो मैप में नहीं दिखा सकता या मैप में नहीं दिखाया होता। तो वो मुझे चीज़ें फील्ड में जाकर पता चलती हैं। फिर मैं सोयल की टाइप देखता हूँ कि मिट्टी कैसी है, क्रॉस ड्रेनेज देखता हूँ कि क्या उस जगह कोई स्लोप है
या फिर अगर कोई मोड है रेडियस देखता हूँ कर्व का, उसका ग्रेडियंट देखता हूँ, लेंथ देखता हूँ, फिर देखता हूँ कि उस सोर्स के नज़दीक कोई मटेरियल का सोर्स है, कि कहीं ना कहीं अगर मटेरियल को लेकर आ रहा हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो मेरी ज़्यादा लग रही। तो ये सेकंड स्टेप मैंने डिस्कस कर लिया आप सभी के साथ। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है इंजीनियरिंग सर्वे का, उसका नाम है प्रीलिमिनरी सर्वे। अब जो मेरे पास 4-5 मेरे रोड के प्रपोजल्स तैयार हो चुके हैं, अब मैं उन सभी के प्रपोजल्स को कंपेयर करता हूँ। मैं देखता हूँ किसी रोड में अब कोई हाईवे बनानी है, हाईवे किसी हाइट पर बनेगी, मीन्स मुझे अर्थवर्क लाकर बीच में डालना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ इन चारों रोड में से सबसे कम अर्थवर्क कहाँ पड़ रहा है, वही मेरे लिए इकोनॉमिकल होगा। तो प्रीलिमिनरी सर्वे में सबसे बेसिक जो काम है यहाँ कंपेयरिंग ऑफ प्रपोजल्स होता है। आखिरी जो चौथा पॉइंट है वो है डिटेल्ड सर्वे। इसमें क्या करता हूँ, मैंने चारों को कंपेयर कर लिया, अब मैं फाइनलाइज करता हूँ मेरा रोड कौन सा बनेगा चारों में से। फिर एस्टिमेशन होता है, डिज़ाइन होता है पूरे प्रोजेक्ट का। तो ये पूरा था, 4 स्टेप्स थे। इसका ऑर्डर कभी कभार ESC गेट में पूछ लेते हैं कि बताइए इंजीनियरिंग सर्वे का ऑर्डर क्या है, तो मैप स्टडी, रिकॉनेसेंस, प्रीलिमिनरी, डिटेल्ड सर्वे, ये 4 था। अगला टॉपिक जो मेरा है उसका नाम है सैचुरेशन सिस्टम। सैचुरेशन सिस्टम क्या है, मान लीजिए मैंने A से B तक जाना है, मैं A से B तक गया, इस रोड से भी जा सकता, ये भी मेरा रोड बनता है, ये भी मेरा रोड बनता है। अब मुझे कहा गया सरकार की तरफ से मुझे A से B की तरफ रोड बनाना है, तो मैं यहाँ से रोड बनाऊंगा, यहाँ से रोड बनाऊंगा, या यहाँ से रोड बनाऊंगा। अब मुझे ये भी स्टडी मिली कि यहाँ जो आपस में ये जो गांव लगते हैं इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा 2000 से ज़्यादा है, और यहाँ जो गांव लगते हैं इनकी पॉपुलेशन है 1500 तक, 1000 तक, और यहाँ जो गांव लगते हैं इनकी 500 तक। फिर मुझे ये कह दिया गया यहाँ एक फैक्ट्री भी है, फिर मुझे ये कहा गया यहाँ एक एग्रीकल्चर एरिया, खेती बाड़ी का ज़्यादा काम होता है, और यहाँ कुछ इतना होता नहीं, छोटी मोटी दुकानें हैं। तो मुझे ये बताइए कि पहला रोड कौन सा बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगा? ऑफ कोर्स ये बनाऊंगा, यहाँ 2000 से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले लोग रहते हैं, साथ ही साथ में फैक्ट्रीज हैं, इसको पहली प्रायोरिटी पे रखूंगा, है ना। फिर दूसरी प्रायोरिटी पे ये रखूंगा क्योंकि यहाँ 1000 वाले हैं, साथ ही साथ खेती बाड़ी भी होती है, इसको दूसरी प्रायोरिटी पे रखूंगा, और लास्ट में इसको प्रायोरिटी पे रखूंगा। यही है सैचुरेशन सिस्टम, यही है सैचुरेशन सिस्टम। तो ये है सैचुरेशन सिस्टम। अब इसके बाद, अब ये सैचुरेशन सिस्टम है क्या, कि कहते हैं कि हम रोड की लेंथ देखते हैं किस हिसाब से, उसकी यूटिलिटी के हिसाब से, कि यूटिलिटी यूजेज कहाँ आ रही है, यहाँ सबसे ज़्यादा यूटिलिटी आ रही है, तो यही सैचुरेशन सिस्टम के हिसाब से मैं रोड डिज़ाइन करूँगा। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है या पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, या एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, या इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करता है। आइए इसका एक ना न्यूमेरिकल करके देखते हैं, इसका ना एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो न्यूमेरिकल करने से पहले ना मैं आपको एक यूटिलिटी फैक्टर के बारे में समझाता हूँ। यूटिलिटी फैक्टर क्या होता है? यूटिलिटी फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो मैं किसी भी रोड को ना प्रायोरिटी के हिसाब से एक फैक्टर अलॉट कर देता हूँ कि हाँ ये मेरी प्रायोरिटी है, इसको मैं फैक्टर अलॉट कर दूंगा। मान लो जैसे 2000 है ना, 2000 है, इस 2000 से ज़्यादा वाली पॉपुलेशन जो कम वाली पॉपुलेशन है ना, 2000 से कम वाली पॉपुलेशन, इसको मैं 0.5 मैंने यूटिलिटी फैक्टर दे दिया। अब 2000 से लेकर 5000 के बीच में इसको मैंने 1 दे दिया, और 5000 से ज़्यादा वाले को मैंने 2 दे दिया। मतलब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब ये आपस में 2 के मल्टीपल होते हैं, तो मैंने ये यूटिलिटी फैक्टर दे दिया। अब अगर मुझे पॉपुलेशन दी हो तो उसको पॉपुलेशन के लिए तो मैंने ये बता दिया ये फैक्टर्स होते हैं। अब एग्रीकल्चर दिया हो, एग्री क्या होगा, बेसिकली एग्री के लिए 1 होता है, और एग्री के बाद क्या आता है, इंडस्ट्रीज आती है। इंडस्ट्रीज के लिए बेसिकली क्या होता है, इंडस्ट्री एक काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी है, इसको मैं 10 दे दूंगा। तो ये कुछ होता है, ठीक है, ये होता है। अब मैंने प्रायोरिटी निकालनी है सैचुरेशन सिस्टम के हिसाब से कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी P को दूंगा, Q को दूंगा, R को दूंगा। तो इसके लिए ना सैचुरेशन फैक्टर होता है, इसके लिए क्या होता है, सैचुरेशन फैक्टर निकालना पड़ता है, जिसको क्या कहता हूँ, यूटिलिटी अपॉन लेंथ। आइए P के लिए सैचुरेशन फैक्टर निकालता हूँ। P के लिए क्या होगा, 2000 पॉपुलेशन है, 8 मल्टीप्लाई यूटिलिटी फैक्टर 0.5 प्लस 6 यूटिलिटी फैक्टर 1 प्लस 1 यूटिलिटी फैक्टर 2, ओके, डिवाइडेड बाय लेंथ क्या है इसकी 20, इसका आंसर आ गया 0.6।
क्यू, फिर आर की बात करूँगा। आर में क्या, क्यू में क्या, 19 प्लस 8 प्लस 4। अब यूटिलिटी फैक्टर क्या है, 0.5 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन लेंथ क्या है 28। इसका आंसर आ गया, कैलकुलेट करेंगे 0.91। लास्ट में आर में देखेंगे, इसकी लेंथ है 12, 7 5 2 5 2। इसका यूटिलिटी फैक्टर क्या है, यूटिलिटी फैक्टर 0.5 1 और 2। इसका आंसर आ गया 1.130। तो जैसे आपने देखा सैचुरेशन फैक्टर किसका ज़्यादा आया, किसका ज़्यादा है। पहले हमारे पास 0.6 था, फिर 0.91, फिर 1.02। मतलब सबसे ज़्यादा इसका आर का आया, आर का आया। और आर का सबसे ज़्यादा आया तो आर सबसे बड़ा होगा, क्यू एंड पी। सबसे पहले कौन से रोड को बनाऊंगा, आर। तो यही था सैचुरेशन सिस्टम, यही था सैचुरेशन सिस्टम। सो आगे है कि कुछ अदर मेजर्स हैं, अदर कुछ मेजर्स आए। मोटर व्हीकल एक्ट आया जो 1939 में आया। इसमें कहा गया कि अगर कोई ट्रैफिक वायलेशन करेगा तो कोई केस बुक होगा, इसमें किया जाएगा। तो इसकी रिवीजन हुई 1988 में, दोबारा इसको देखा गया। आगे आया नेशनल हाईवे एक्ट आया 1956 में। इसमें कहा गया कि जो भारत सरकार है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी नेशनल हाईवे बनाना या उसकी मेंटेनेंस करना। दूसरा पॉइंट ये कहा कि भारत सरकार के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसके पास ये है कि वो किसी भी नेशनल हाईवे को नेशनल हाईवे की लिस्ट से ख़त्म कर सकता है, निकाल सकता है, या वो किसी भी स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे अनाउंस कर सकता है। तो ये नेशनल हाईवे एक्ट कहा गया। उसके बाद हाईवे रिसर्च बोर्ड आया 1973 में, नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी आई 1978 में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आया जो 1995 में आया। और 1988 में इस एक्ट, एक्चुअली ये एक्ट पहले आया था 1988 में, बना नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिसको नहाई कहते हैं, वो 1995 में बना। आखिर में बात करूंगा हिस्ट्री ऑफ रोड्स की। हिस्ट्री ऑफ रोड्स में क्या था, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले रोमन रोड्स आए। रोमन ने ये कहा कि उसने रोड बनाया, उसने ना कोई ग्रेडियंट नहीं दिया, फ्लैट रोड बनाया। एक्चुअली फ्लैट रोड बनाया, कोई ग्रेडियंट नहीं दिया, बल्कि जो पानी था ना बारिश का वो यहीं खड़ा रहता था। उसने क्या किया, उसने सबसे नीचे फाउंडेशन स्टोन दिए, उसके बाद में ब्रोकन स्टोन लाल कलर के, उसके बाद में लाइम मोटार, फिर लार्ज स्टोन्स दिए। ठीक है, साथ में लेटरल स्टेबिलिटी के लिए कर्व दे दी गई, कर्व स्टोन दे दी गई। इसके बारे में बड़ा अच्छा डिस्कस करेंगे आगे जाकर। इसकी एडवांटेज थी कि यार पेमेंट लेयर में था, लेयर्स में लेटरल सपोर्ट दिया गया कर्व स्टोन से। डिसएडवांटेज थी इसने कोई क्रॉस ड्रेनेज नहीं दी, अगर बारिश पानी आया वो वहीं खड़ा रहता था। दूसरी बात थी साइड ड्रेन कोई नहीं दी गई, साथ में नाली नहीं कोई दी गई। थर्ड थी कि लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स दिए गए। लार्ज फाउंडेशन स्टोन का ना कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मान लीजिए रोड में से ऊपर में से कोई व्हीकल जा रहा है, तो वो क्या करेगा, बेसिकली लोड यहाँ तक आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ जाएगा। नीचे, इतनी नीचे, वो भी हार्ड फाउंडेशंस दे देना, इतना यहाँ लोड जाता नहीं था, तो इसका कारण कोई फ़ायदा नहीं था इसका। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन आया वो ट्रेसेगेट था। ट्रेसेगेट ने क्या किया, हाँ यार जो रोमन वालों ने गलती की वो मैं नहीं करूँगा, इसने स्लोप दे दी 1/9 45 की स्लोप के साथ साथ एक साइड ड्रेन भी दी थी 120 की स्लोप के साथ। हाँ, बारिश का पानी यहाँ ये निकल जाता था, पर इसने फाउंडेशन स्टोन दे दी। इसने ये गलती की कि इसने जो स्लोप दी बस पहली लेयर में दी, दूसरी या तीसरी लेयर में स्लोप नहीं दी, जो कि गलती था, क्योंकि अगर बारिश का पानी आया वो नीचे अगर चला गया तो नीचे वाले स्टोन्स को और नीचे सबग्रेड को ख़राब कर सकता था। एडवांटेज क्या थी, क्रॉस स्लोप दी, साइड ड्रेन दी। डिसएडवांटेज क्या थी, स्लोप नीचे वाली लेयर में नहीं दी गई और लार्ज फाउंडेशन स्टोन दिए गए, जिसका कोई फ़ायदा नहीं था। मेटकाफ का इतना काम लिटरेचर में लिखा नहीं गया हुआ, क्योंकि ये जब काम कर रहा था ना, इंग्लैंड में रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा था, तभी ट्रेसेगेट कर रहा था फ्रांस में, तो ट्रेसेगेट का काफ़ी नाम है। इसके बाद में आया टेलफोर्ड ने कहा कि जो ट्रेसेगेट ने गलती की ना, जो ऊपर वाली लेयर्स में तो दे दी स्लोप, नीचे वाली में नहीं दी, वो गलती मैं नहीं करूँगा। इसने हर एक लेयर में स्लोप दी, लाइम मोटार में स्लोप दी, फाउंडेशन स्टोन्स में भी स्लोप दी। मतलब यहाँ जो हाइट थी फाउंडेशन स्टोन की वो 17 सेंटीमीटर थी और यहाँ थी वो 22 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर टू 22 सेंटीमीटर। साइड ड्रेन भी दी। इसकी गलती क्या थी, इसने लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स दिए। आखिरी में मैकडम आया। मैकडम ने कहा, अरे लोगों, जॉन मैकडम क्या कहने लगा कि यार तुम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट को क्या भूल चुके हो। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू पी अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया। मतलब जितना एरिया बढ़ेगा स्ट्रेस कम होगा। अब पहले में देखो एरिया कम है स्ट्रेस ज़्यादा होगा, यहाँ एरिया बढ़ा स्ट्रेस कम हो गया, एरिया बढ़ा स्ट्रेस कम हो गया।
एरिया मैक्सिमम हो गया, स्ट्रेस मिनिमम हो गया। अगर सबसे नीचे एरिया मैक्सिमम है, स्ट्रेस मिनिमम है, तो फाउंडेशन स्टोन्स की क्या ज़रूरत? तो इसने कहा फाउंडेशन स्टोन नहीं लगाने। तो इसने कर्व लगाया, ड्रेनेज दी, स्लोप दी, लेकिन सबसे नीचे सब ग्रेड कॉम्पैक्टेड सॉइल डाली, बट फाउंडेशन स्टोन नहीं दिए। सो थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यहीं पे था। इसी के साथ साथ मैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग भी पढ़ा रहा हूँ इसी चैनल पर। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो ज़रूर क्लिक कीजिए। आपके सामने वीडियो शो हो रही है। साथ ही साथ में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।